हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस। माय नेम इज अमित। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने जो ईवीएस की आंसर की है उसको कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और जिन्होंने मेरे द्वारा करवाई गई थ्योरी क्लासेस को देखा था उन्हें अच्छे से पता है, एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर से नहीं था, एकदम इजी था। जिन्होंने मेरे थ्योरी क्लासेस को अच्छे से देखा है, ठीक है, उनको पता है। अब देखिए, अब हम बात करने वाले हैं आपकी सीडीपी के बारे में, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। और जब मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट की थ्योरी करवाई थी उस समय भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं सीटेट में वो आपके अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं, आपके फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आते कि आप रट लेंगे और आंसर दे देंगे, ठीक है ना। इसलिए मैंने थ्योरी करवाते समय भी एकदम देसी और बेसिक एग्जाम्पल उठाए थे ताकि आप कंसेप्ट को समझ सकें, आप चीज़ों को रटे नहीं, ठीक है। तो चलिए पहले हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, फिर बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता है। अपनी सोच पर, और इस चीज को मैंने आपको बताया था, इसको बोला जाता है मेटाकोग्निशन, यानी कि अपनी सोच के बारे में ही फिर से सोचना क्या कहलाता है, मेटाकोग्निशन कहलाता है। तो देखिए यहां पर क्या पूछा है, जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता है। तो देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन है, आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं। नहीं हो सकता भाई, आगे देखते हैं। कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहां पर बात हो रही है आपकी अपनी सोच के बारे में विचार करने की। तो आप स्टार्टिंग में किसी चीज के बारे में अलग तरीके से सोच रहे थे, लेकिन जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया ना, समय निकलता गया ना, आपकी सोच उस चीज के बारे में बदल गई, और यही यहां पर पूछा है, ठीक है। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सेकंड। आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का उदाहरण है। यानी कि आप असफल हो गए और उस असफलता के लिए आप आंतरिक यानी इंटरनल, यानी कि खुद से रिलेटेड बात कर रहे हैं कि आप आंतरिक आरोपण का उदाहरण क्या है। तो देखिए, आप शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छे अंक नहीं मिले, ये तो गलत है भाई। आंतरिक थोड़ी ना हुआ, आपने तो शिक्षक के ऊपर दबाव डाल दिया, शिक्षक पर दोष डाल दिया, आंतरिक नहीं डाला, तो ये तो नहीं होगा। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे, ये भी गलत है, क्योंकि आपने दोस्तों पर दोष दे दिया, ठीक है। और किस पर देना है, आंतरिक यानी खुद से रिलेटेड। आगे देखिए, मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं, ये भी आपका गलत है, क्योंकि शिक्षक पर दोष डाल दिया। आगे देखिए, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की, ये होगा आपका करेक्ट आंसर, यानी कि आंसर नंबर 4। आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन यानी कि आपका असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन है ये, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके 4 से 5 पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम। बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौनों के रूप में चुनती हैं, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। आगे देखते हैं। बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। ये आपका कहीं ना कहीं सही हो सकता है, बट जो आपका फर्स्ट वाला है ना, ये तो आपका बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप खुद की थिंकिंग के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे 100% करेक्ट नहीं है कि ऐसी चीज हो ही। भाई लड़कियां भी तो जरूरी थोड़ी ना है गुड़िया ही चुनेंगी, हो सकता है उनको कार पसंद हो। तो यहाँ पर आप उस चीज के बारे में 100% नहीं बता सकते हैं। तो ये आपका जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ये डिपेंड करेगा आपका जो एग्जामिनर है ना उसने किस तरीके से सेट किया है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। बाकी अगर मैं जाना चाहूंगा ना तो मैं यहाँ पर जाऊंगा, आपका ए और आर दोनों ही गलत है, मैं इसके साथ जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि मैं इसके बारे में भी यही बोल रहा हूँ कि कुछ ना कुछ हद तक ठीक हो सकता है, कंप्लीटली ठीक आपका ये भी नहीं है। तो इसमें आप कंफ्यूजन है, आप नोट लगा लेना। मैं आपको गलत आंसर नहीं बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो जो कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन होंगे मैं आपको क्लियरली बोल दूंगा कि इनमें कंफ्यूजन है, गलत आंसर नहीं बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद करते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो। देखिए आप 3 वर्ष में, 7 वर्ष में, 12 वर्ष में और 1 वर्ष में, इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर सेकेंड, यानी कि 7 वर्ष के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कैरल गिलिगन ने कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की थी। तो देखिए, कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था जिसमें इन्होंने 3 लेवल दिए थे और हर लेवल के अंदर 2 स्टेजेस थी, यानी कि आपकी टोटल 6 स्टेजेस थी और आपके 3 लेवल थे। और मैंने आपको जब थ्योरी करवाई थी
वहाँ पर मैंने आपको बताया था, जब मैंने इसके क्रिटिसिज्म करवाए थे, इसकी आलोचना के बारे में बताया था, तो वहाँ पर मैंने बताया था कि जो कैरल गिलिगन है ना, एक फीमेल साइकोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने इसके ऊपर आलोचना की थी और इनका जो पक्ष था वो मेनली इन्होंने ये बोला था नारीवादी दृष्टिकोण से संबंधित। यानी कि इन्होंने कहा था कि जो कोलबर्ग है ना, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया है उसमें सभी मेल हैं, उसके अंदर एक भी फीमेल को शामिल नहीं किया गया था। तो जो फीमेल वाला जो एक्सपेक्ट था वो कहीं ना कहीं मिस हो गया था। तो जो कैरल गिलिगन है, इन्होंने नारीवादी दृष्टिकोण से रिलेटेड क्या की थी, आलोचना की थी भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? देखिए, अधिगम के लिए आकलन यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि आप सिखाना चाहते हैं बच्चे को, इसलिए आप क्या कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं। यानी कि आपका किससे रिलेटेड हो गया, यानी कि आपका किससे रिलेटेड हो गया, फॉर्मेटिव असेसमेंट से। मैं ये सब चीजें मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में, थ्योरी क्लासेस में डिटेल से बताई थी। तो देखिए, आप विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जाता है, एकदम करेक्ट आंसर है भाई। ठीक है, यहाँ पर मानक भी नहीं होगा, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, वर्गीकृत भी नहीं कर रहे हैं और आप ग्रेड भी नहीं दे रहे हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। शैशव अवस्था में सामाजिकरण की, तो देखिए शैशव अवस्था के बारे में बात हो रही है। तो यानी कि जब बच्चा छोटा है, तो छोटा है उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, उसकी फैमिली है। और फैमिली किस में आती है, आपके प्राथमिक के अंदर। और आगे देखिए, संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्य अवस्था में सामाजिकरण की खालिस्तान संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो नॉर्मल सी बात है, सबसे पहले आंसर क्या आएगा आपका, शैशवावस्था की वजह से फैमिली आएगा, और फैमिली किस में आता है, प्राथमिक। और प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या आ जाएगा, आपका सेकेंडरी आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। डिस्ग्राफिया, देखिए डिस्ग्राफिया के बारे में मैंने आपको याद करने की ट्रिक बताई थी, यानी कि ग्राफ। और ग्राफ आप कैसे करते हैं, ग्राफ को आप क्या करते हैं, डिजाइन बनाते हैं। किसी भी चीज का जब आप ग्राफ बनाते हैं ना, तो आप एक तरह से डिजाइन बना रहे हैं ग्राफ के समय, तो उससे रिलेटेड आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, आप एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। एकदम करेक्ट आंसर है भाई, इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर फर्स्ट। आगे देख सकते हैं आप, ये भी नहीं होगा। हकलाना और उच्चारण में किससे हो गया, आपके पढ़ने से रिलेटेड हो जाएगा। और ये किससे हो गया, आपके मोटर से रिलेटेड हो गया, तो ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति, इस पे फोकस करना आप, यानी कि स्पीड के साथ पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, या क्या कहलाता है, आंसर नंबर फर्स्ट आपका एक्सेलरेशन। ठीक है, और काफी लोगों ने इनरिचमेंट भी किया होगा, यानी कि आंसर नंबर 4 भी किया होगा। ये नहीं आएगा भैया आपका, ये इसलिए नहीं आएगा। इनरिचमेंट का मतलब क्या है, उसके आसपास ऐसा माहौल बना देना कि वो उसी चीज को बार बार देखे। जैसे आप बच्चे को क्या सिखाना चाह रहे हैं, इंग्लिश सिखाना चाह रहे हैं, तो आप बच्चे के आसपास इंग्लिश का ही माहौल बना देंगे। टीवी में भी वो इंग्लिश ही देखेगा, किताबें भी वो इंग्लिश पढ़ेगा। ठीक है, कार्टून देख रहा है वो भी आप इंग्लिश में ही दिखाएंगे। तो इसको बोला जाता है इनरिचमेंट। यहाँ पर बात हो रही है आपकी तीव्र गति से। जब भी स्पीड की बात आएगी तो आप जाएंगे एक्सेलरेशन के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वे पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें। एकदम करेक्ट है भाई। विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, ये भी आपका करेक्ट है। अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्व ग्रहों की जांच करें, ये भी आपका सही है। आगे देखते हैं। विविधता को एक बाधा के रूप में देखें, ये आपका गलत है, क्योंकि आप डाइवर्सिटी है ना, वो आपके लिए एक चुनौती है, और हर एक चुनौती एक अवसर होती है। हमने ये चीज थ्योरी क्लास में पढ़ी थी। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए आप 1, 2 एंड 3 कहां पर है, आंसर नंबर 4। सीधा और सिंपल था भाई। आगे बढ़ते हैं। हार्वर्ड गार्डन के अनुसार एक दर्शन शास्त्री, यानी कि आपका फिलोसफर के पास खालिस्तान प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार यानी कि स्कल्पचर के पास खालिस्तान प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। तो देखिए आप, दर्शन शास्त्री है तो कैसी होगी, उसके पास इंट्रापर्सनल होगी भाई। कहां पर है, देखिए आप, इंट्रापर्सनल यानी कि फर्स्ट नंबर। और जो आपका मूर्तिकार है उसके पास होगी स्पेशियल, यानी कि आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए। देखिए, प्राथमिक लक्ष्य के बारे में बात हो रही है। तो देखिए आप, समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा गलत है भाई। मैंने आपको थ्योरी क्लास में बताया था, प्रैक्टिस सेट में भी बताया था कि कभी भी बच्चों के बीच में कंपटीशन नहीं करवाना है। अगर आप कंपटीशन करवाते भी हैं तो बच्चे का खुद से करवाइए। यानी कि अगर अब की बार उसके एग्जाम में 10 में से 7 नंबर आए हैं तो आप बच्चे को बताइए कि नेक्स्ट टाइम उसे 10 में से 10 लेकर आने हैं, यानी कि बच्चे का खुद के साथ। तो ये तो नहीं होगा। समालोचनात्मक चिंतन का विकास, ये होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। तथ्यों को रटना, ये भी नहीं हो सकता भाई, मेमोराइजेशन होगी नहीं, वो तो होगी नहीं। यंत्रवत याद करने के पूर्व अभ्यास में उत्कृष्ट बनना, ये भी आपका गलत है। ठीक है, क्योंकि इसमें भी कहीं ना कहीं रटना आ जाता है आपका। तो करेक्ट आंसर क्या होगा,
आंसर नंबर सेकंड, क्योंकि यहां पर बात हो रही है क्रिटिकल थिंकिंग की, और क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है जब आप किसी चीज के फायदे और नुकसान, जब दोनों के बारे में आप सोच पाते हो ना, वो होती है आपकी क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता, यानी कि स्टाइल के बारे में बात हो रही है। जैसे कि कोई बच्चा देखकर अच्छा सीखता है, कोई सुनकर अच्छा सीखेगा, ठीक है ना। तो इन सब चीजों के बारे में हम बात कर चुके हैं, यानी कि स्टाइल्स ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो देखिए, कुछ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए, गलत है भाई, हमें तो ध्यान में रखना चाहिए ना। कुछ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा और अवरोधक के रूप में देखना चाहिए, गलत है भाई। को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए, ये होगा आपका करेक्ट आंसर, यानी कि आंसर नंबर 3। फोर्थ को देखिए आप, कि उपेक्षा की जानी चाहिए, उपेक्षा नहीं है भाई, उपेक्षा एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है ना। आप उसको क्या कीजिए, प्रशंसा कीजिए, आप उपेक्षा थोड़ी ना करेंगे, तो ये तो नेगेटिव हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। एकदम सही बात है, आपका अभी कथन तो सही है, यानी कि आपका असर्शन तो सही है। अब कारण देखते हैं। जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते और समृद्ध करते हैं। एकदम करेक्ट है भाई, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा आंसर नंबर 4, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं यदि कोई अवधारणा क्या हो जटिल से सरल की ओर, गलत है भाई, हम जाएंगे हमेशा सरल से जटिल की ओर। तर्क संगत से अनुभव जन्य की ओर, ये भी आपका गलत है। पहले बच्चे अनुभव लेंगे, एक्सपीरियंशियल लर्निंग करेंगे और उसके बेस पे वो क्या देंगे, लॉजिक देंगे, तो ये भी आपका गलत हो गया। आगे देखिए, सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये होगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। आगे देखिए, अमूर्त से मूर्त की ओर, ये भी आपका गलत है। पहले बच्चे को हम मूर्त सिखाएंगे, यानी कि जो उसके सामने है उसके बारे में बताएंगे, और उसके बाद बच्चे को ले जाएंगे हम अमूर्त की तरफ, यानी कि इमेजिनेशन करना सिखाएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, आंसर नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखिए, लेव वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आपको सिर्फ और सिर्फ 4 चीजें याद रखनी है। कौन कौन सी, इन्होंने बात की थी किसकी, सोसाइटी की, यानी कि समाज की। इन्होंने बात की थी कल्चर की। इन्होंने बात की थी आपकी भाषा की, यानी कि लैंग्वेज की। और साथ में मैंने बताया था कोऑपरेटिव लर्निंग, यानी कि एक दूसरे के सहयोग से पढ़ना। ये चीज भी मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद हो तो। इसलिए मैं बोल रहा हूं, जिसने थ्योरी क्लासेस को अच्छे से देखा है ना, उसके लिए ये पेपर एकदम इजी था, ठीक है, क्योंकि चीजों को हमें समझकर पढ़ना था, ठीक है ना। और अभी हम काफी कुछ चीजें करने वाले हैं। हम जो आपकी एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स है, साइंस है, सोशल साइंस है, ईवीएस, कंप्यूटर, स्टैटिक जीके, हम हर एक चीज को स्टार्ट करेंगे। और जिस तरह से हमने ईवीएस को किया था ना, कि आपके सभी क्वेश्चन हमारी थ्योरी क्लास से आए हैं, इसी तरीके से आपका हर एक सब्जेक्ट तैयार करवाया जाएगा। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। इसमें देखते हैं हम, सामाजिक अलगाव, गलत है भाई। अब जिसने भी इसको अच्छे से नहीं देखा होगा ना, वो इसी को आंसर चूज करके आया होगा। क्यों, क्योंकि उसने सामाजिक देख लिया और रट रखा है बच्चों ने कि लेव वाइगोत्स्की आ जाए ना, तो जहां पे भी आपको सामाजिक दिखे आप टिक लगा दो। तो ये आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पर अलगाव की बात हो रही है, सेपरेशन की बात हो रही है। जबकि वाइगोत्स्की ने क्या बोला था कि आप सेपरेशन नहीं करोगे, आप उनके साथ मिलके सीखोगे। तो ये तो आपका नहीं हो सकता। आगे देखिए, मानकीकृत पाठ्यक्रम, ये भी आपका नहीं होगा। मूर्त पुरस्कार, ये भी आपका नहीं होगा, क्योंकि रिवार्ड्स के बारे में मैंने आपको हमेशा बताया है, अब बच्चों को रिवार्ड्स मत दीजिए आप, इससे उन्हें गंदी आदत पड़ेगी, ठीक है। जब तक उन्हें रिवार्ड्स या पुरस्कार मिलेंगे ना, तभी तक ही वो काम करेंगे, उसके बाद वो उस काम को नहीं करेंगे। और उसके बाद है नंबर 4, यानी कि सहकर्मी सहयोग, इसके बारे में बात की गई है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 4। आगे देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक, यानी कि इनर स्पीच, देखिए आप, विकासात्मक देरी का संकेत है, गलत है भाई। इसके बारे में मैंने आपको क्लियरली बताया था, और हमने थ्योरी क्लास प्लस में जो प्रैक्टिस सेट किए थे वहां पे भी ये क्वेश्चन आया था, और वहां पर मैंने आपको बताया था बच्चे क्या करते हैं, अपने बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए, एक दिशा देने के लिए क्या करते हैं, अपनी आंतरिक वाक यानी कि इनर स्पीच का यूज करते हैं। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है। बटन जो एक निर्जीव चीज है, उसको बच्ची क्या बता रही है,
जिंदा बता रही है क्योंकि उसके शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। तो जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता क्या है? देखिए, मैंने आपको थ्योरी क्लास में बताया था और वहां पर मैंने गुड़िया का एग्जाम्पल लिया था कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो अपने खिलौनों को क्या करते हैं, एकदम जीवित की तरह समझते हैं। वो उन्हें अच्छे अच्छे कपड़े पहनाएंगे, उन्हें वो क्या करेंगे, खाना खिलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है ये क्या है, ये जिंदा है। और इसको मैंने नाम दिया था एनिमिस्टिक थिंकिंग, ठीक है, यानी कि एनिमिज्म बोला था, एनिमिज्म, जिसे हम जीववाद बोलते हैं। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 4, याद रखना। आप आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संवलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? संवलीनता यानी कि आपका ओटिज्म, देखिए कहां पर है, ओटिज्म, ठीक है। और इसके अंदर मैंने आपको बताया था बच्चे क्या नहीं कर पाता, एक दूसरे से अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, वो आंखें चुराता है, वो एक बिहेवियर को बार बार रिपीट करता है, ठीक है, वो आपसे नजरें ही नहीं मिला पाएगा। और मैंने एग्जाम्पल दिया था कि जब आप किसी के घर पे जाते हो ना, तो आप बच्चे के बारे में नहीं समझ पाओगे कि बच्चे को क्या है, ओटिज्म है या फिर बच्चा रियल में शर्मा रहा है, ठीक है। तो देखिए यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर फर्स्ट, यानी कि बार बार दोहराव और आवृत्ति वाला व्यवहार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? तो देखिए, आप उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध करवाना गलत है भाई। अगर आप उसको करी कराई चीजें दे देंगे तो वो खुद मेहनत क्यों करेंगे? तो ये तो नहीं हो सकता। उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के लिए अवसर देना, ये आपका करेक्ट है। टीचर का जो काम होता है ना, वो यही होता है। अब बच्चों को चीजों को करने के लिए ज्यादा से ज्यादा आप अवसर प्रदान कीजिए और बच्चे कर तो खुद ही लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। स्वतंत्र चिंतन को अतोत्साहित अतोत्साहित नहीं करते भाई, प्रोत्साहित होता है, इसलिए गलत हो गया। और कठिन समस्याओं से बचने के लिए नहीं। अगर बच्चा कठिन समस्याओं से बचेगा तो सीखेगा कैसे? तो ये तो नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सेकंड। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, आप अभी कथन, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी की संलग्नता हो। ये तो आपका करेक्ट है भाई, यही तो टीचर का काम होता है। बच्चे के लिए अच्छा से अच्छा क्या बनाइए आप? एनवायरमेंट बनाइए, उसे अच्छी से अच्छी जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवाइए, यही टीचर का काम है। अब कारण देखिए, सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं, एकदम करेक्ट है भाई। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 4, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? अब देखिए फिर से आ गया आपका, और किससे रिलेटेड है? आपकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग से, यानी कि बच्चे क्या करते हैं, एक्सपीरियंस, खुद से हैंड ऑन एक्टिविटी करते हैं। तो देखिए, आप आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर, एकदम करेक्ट आंसर है भाई, यही होगा आपका करेक्ट आंसर, यानी कि आंसर नंबर फर्स्ट, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती? मैंने आपको बताया था आपके सामने कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। और मैंने बोला था आपको, आप किसका यूज करना? एलिमिनेशन मेथड का यूज करना। तो देखिए, आप सबसे पहले हम बात करते हैं वैचारिकता की, जिसे बोला जाता है कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। तो ये तो आपका करेक्ट है भाई, वैचारिकता एक पॉजिटिव वर्ड है, यानी कि आप कंसेप्ट के अनुसार बच्चों को पढ़ा रही हैं, तो सही है। आगे आता है आपका डीकॉन्टेक्सचुअलाइजेशन, यानी कि गैर प्रासंगिकरण, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि आंसर नंबर सेकंड। आपसे नहीं पूछा था ये क्यों होगा, यानी कि आप चीजों को कंटेक्स्ट के बाहर पढ़ा रहे हैं, बट पीरियड है आपके पास मैथ का और आप बच्चों को आके क्या पढ़ाने लग गए? हिंदी की कविता पढ़ाने लग गए। तो ये तो गलत बात है ना, आप तो कंटेक्स्ट के बाहर ही चले गए। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सेकंड, क्योंकि हमसे नहीं पूछा था। मैंने आपको बोला था नए वाले वर्ड्स के ऊपर हमेशा आप ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, आप शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती हैं। ठीक है भाई, कारण देखते हैं। सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है, एकदम करेक्ट है भाई। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? आंसर नंबर 4, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि जो बच्चे सीखते हैं ना, वो समाज में अपने से बड़ों से ही सीखते हैं, उनसे कन्वर्सेशन करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, ठीक है। तो यानी कि उनका क्या होगा? सामाजिक संपर्क होगा। आगे बढ़ते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, अब देखिए सिर्फ और सिर्फ आपके जो लेव वाइगोत्स्की वाला जो चैप्टर है ना, 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जब मैंने थ्योरी करवाई थी तब भी मैंने आपको बताया था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप खुद दे सकते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आ चुके हैं आपके, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है ये। चलिए देखते हैं। भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। गलत है भाई,
मैंने आपको जब भी भाषा विकास के बारे में या संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया था तो लेव वाइगोत्स्की और पियाजे दोनों को मैंने एक साथ बताया था, ठीक है। तो पियाजे तो बोलते हैं कि आपका जो संज्ञानात्मक विकास है ना वो होगा पहले, और उसकी वजह से आपकी क्या होगी, भाषा का विकास होगा, ठीक है। लेकिन जो आपके लेव वाइगोत्स्की है ना, उन्होंने बोला था पहले होगा आपका भाषा का विकास, और उस भाषा के विकास की वजह से आपका क्या होगा, संज्ञानात्मक विकास होगा। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर सेकंड। मैंने इन दोनों के बीच में जब डिफरेंस बताया था ना, तब भी मैंने इस क्वेश्चन को करवाया था। जब मैंने आपको प्रैक्टिस सेट करवाए थे तब भी मैंने ये चीज बताई थी, क्योंकि मुझे पता है यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बार बार यही पूछे जाएंगे, और ये सारे आपके अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। देखिए मैंने आपको बताया ना, जो लॉरेंस कोलबर्ग है इन्होंने कितने लेवल दिए थे, 3 लेवल दिए थे, और 3 लेवल के अंदर इन्होंने कितनी स्टेज दी थी, 6 स्टेजेस के बारे में बात की थी। तो जो आपकी लेवल नंबर सेकंड है ना, आपका लेवल तो है सेकंड, और इसके लेवल सेकंड के अंदर आपके जो 4th नंबर की स्टेज है ना उसके अंदर बात की गई है। तो 4th स्टेज का मतलब क्या हो गया, आपका कन्वेंशनल लेवल। आपके 3 लेवल कौन कौन से थे, प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल और आपका पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, ठीक है। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर फर्स्ट, यानी कि पारंपरिक स्तर। आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक खालिस्तान है, जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। देखिए मैंने आपको जब थ्योरी क्लास करवाई थी वहां पर मैंने गिलास के एग्जाम्पल दिए थे, वहां पर मैंने चॉकलेट का एग्जाम्पल उठाया था, और मैंने आपको बताया था जो एक बच्चा है ना वो क्या करेगा, अगर उसके आपने एक चॉकलेट ली, ठीक है, ये आपने 2 चॉकलेट ले ली और दोनों का साइज क्या है, एकदम सेम है, लेकिन आपने क्या किया, एक चॉकलेट के अंदर काफी टुकड़े कर दिए और एक चॉकलेट में सिर्फ क्या किया आपने, 3 ही टुकड़े किए। तो बच्चा क्या करेगा, ये ज्यादा टुकड़े वाली चॉकलेट को उठा लेगा, कि उसे ये लगेगा कि यहाँ पर तो ज्यादा चॉकलेट है, जबकि एक्चुअल में क्या है, दोनों चॉकलेट सेम ही है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था, ये क्या होता है, ये कहलाता है आपका सेंट्रेशन। और सेंट्रेशन के अंदर हम क्या करते हैं, एक चीज के ऊपर फोकस कर लेते हैं, बाकी जो चीजें होती है ना उनको हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। भौतिक वृद्धि और विकास विकास के खालिस्तान और खालिस्तान सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो देखिए आप, अब हर किसी को पता है यहाँ पर 2 नियम लगेंगे, एक तो आपका प्रोक्सिमोडिस्टल और एक आपका सेफेलोकोडल। अब ये दोनों तो हो नहीं सकते, ये दोनों गलत हो गए, अब इन दोनों में से चूज करना है। अब आपको पता होना चाहिए प्रोक्सिमोडिस्टल का मतलब क्या होता है और आपको सेफेलोकोडल का मतलब क्या होता है। तो जब मैंने थ्योरी क्लास करवाई थी तो मैंने आपको बताया था याद करने का तरीका। अब जो आपका प्रोक्सिमोडिस्टल मतलब होता है ना पी, और पी से होता है आपका पास, यानी कि आप पास से कहां जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, यानी कि इनर से आउटर की तरफ, ठीक है। और सेफेलोकोडल का मतलब होता है आपका टॉप टू डाउन, यानी कि हेड से लेके टो की तरफ। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 4, ठीक है। यहां पर इन्होंने उल्टा लिख दिया था, प्रोक्सिमोडिस्टल के ब्रैकेट में टॉप टू डाउन लिख दिया था, तो इसलिए ये आपका नहीं होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 4। आगे देखते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि खालिस्तान और सोच खालिस्तान है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि खालिस्तान और सोच आपकी खालिस्तान है। देखिए यहां पर जो ऑप्शंस दे रखे हैं ना उनमें कहीं ना कहीं कुछ कमी है, लेकिन फिर भी हम आंसर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो देखिए आप, प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है उसमें जो वृद्धि होती है, अब आप बताइए, सबसे पहले आती है आपकी शैशवावस्था। अब शैशवावस्था के अंदर हर किसी को पता है सबसे फास्ट होती है आपकी वृद्धि, ठीक है, सबसे फास्ट। उससे पहले आपका जब बच्चा गर्भ में होता है ना तब सबसे ज्यादा फास्ट होती है, लेकिन बच्चे के बाहर आने के बाद की बात कर रहे हैं हम, तो आपकी जो शैशवावस्था है उसमें सबसे फास्ट। तो आपकी प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या होगी, कहीं ना कहीं आपकी स्थिर होने लग जाएगी ना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 4, यानी कि आपकी स्थिर होनी स्टार्ट हो जाएगी। और जो आपकी सोच है ना वो कुछ हद तक आत्म केंद्रित रहती है, यानी कि जो आपका बच्चा है ना वो हमेशा खुद के बारे में ही सोचता है। तो इसकी वजह से हमने इस ऑप्शन को चूज किया है, और एक किया है हमने तार्किक की वजह से। आगे देखिए, जबकि जो मध्य बाल्यावस्था होती है ना उसमें वृद्धि जो होती है वो आपकी धीमी होती है, ये आपका सही है। और जो सोच है ना वो आपकी तार्किक हो जाती है, और ये चीज हम पढ़ चुके हैं। जो आपकी मध्य बाल्यावस्था होती है यानी कि आपकी कौन सी स्टेज, 7 से 11 साल की जो एज होती है, और उसके अंदर आप तार्किक रूप से कहीं ना कहीं सोचना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसकी वजह से हमने इस आंसर को चूज किया है, बाकी ये एक्चुअल में कंफ्यूजिंग है ये आंसर।
जो कि ऑप्शंस दे रखे हैं ना, ये इनके कंफ्यूजिंग है। जब आपकी ऑफिशियल आंसर की आएगी तो उस समय देखते हैं क्या चूज किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? स्थूल का मतलब ग्रोस मोटर स्किल। देखिए, थ्योरी क्लास में मैंने आपको बताया था दो तरह की स्किल होती हैं, ग्रोस मोटर स्किल और ये आपकी फाइन मोटर स्किल। ग्रोस मोटर स्किल का मतलब मैंने क्या बताया था, जहां पर आपकी जो बड़ी मांसपेशियां है ना उनका यूज करते हैं। फाइन का मतलब छोटी मांसपेशियां। अब आप ऑप्शन को देखिए, एक कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना, ये तो नहीं हो सकता। इसमें तो नॉर्मल सी बात, आपकी जो छोटी छोटी उंगलियां हैं उन्हीं का यूज करेंगे आप। आगे देखिए, एक कागज पर बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना, ये भी आपका नहीं सकता। आपकी बुनाई है, ये भी नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर क्या आएगा? आंसर नंबर 4 यानी कि तैरना। जब हम तैरते हैं ना तो हमारे हाथ पाँव हमारी कंप्लीटली बॉडी का यूज करते हैं, तो ये हो गई आपकी ग्रोस मोटर स्किल। ठीक है, तो ये आपके 30 क्वेश्चंस थे, ये आपकी आंसर की है। सिर्फ 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें कंफ्यूजन है। ठीक है, बाकी आपके सब करेक्ट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से मिला सकते हैं। और देखिए, मैं आपको बता चुका हूं, मेरा जो करवाने का तरीका है ना वो यही है, मैं कुछ भी स्किप नहीं करता हूं और बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करता हूं। तो इसलिए जब भी मैंने प्रैक्टिस सेट करवाता हूं तब भी मैं थ्योरी रिवाइज करवाता हूं। थ्योरी के अंदर तो हम थ्योरी करते ही हैं। ठीक है, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ों को अपने माइंड में सेट कर सकें। ठीक है, तो देखिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, क्योंकि अभी हमारा जस्ट सीटेट क्लियर होगा, अभी हमें आगे और भी टीचिंग एग्जाम देने हैं, तो उन सभी के अंदर आपकी जो एनसीईआरटी है वो मोस्ट इंपोर्टेंट रोल निभाती है। अब हम आपकी जो एनसीईआरटी की ईवीएस है, सोशल साइंस है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, हम हर एक सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे और आपका बेस्ट से बेस्ट ही कराया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे जो बाकी सब्जेक्ट हैं उनके आंसर की प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था। थैंक यू।